पहले बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद में श्रीलंका में हुआ, अब नेपाल में जो घटना हुई है, कई लोग ये कह रहे थे कि पहले कि सोशल मीडिया बैन करने के कारण इस तरह की हिंसा हुई। के द्वारा अभी भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। इस बीच में नेपाल में कम से कम 5 से 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। बेरोजगारी भी वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये एक सबक है। कभी कोई हावी नहीं होता, अराजक तत्व जब भी हावी होते हैं तो उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। इस वक्त भारत के पड़ोसी देश नेपाल में घमासान मचा हुआ है। खासकर युवाओं द्वारा वहां पर तख्ता पलट किया गया। और अगर बात की जाए तो वहां पर लगातार 2 दिनों से हिंसा के चलते प्रधानमंत्री आवास हो, संसद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबको आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना को लेकर खरगोन का बुद्धिजीवी वर्ग क्या सोचता है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्योंकि आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी केवल नेपाल का ही मुद्दा जो है दिखाई दे रहा है। वहां पर हिंसा लगातार 2 दिनों से जारी है और उसका असर जो है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त कई वीडियो वहां पर ट्रेंड करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में खरगोन के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि नेपाल में आखिर ये तनाव उपजा क्यों और खासकर युवाओं में तनाव उपजा क्यों। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से नेपाल में घटना हुई है, अराजकता फैली है, संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास कई आग के हवाले कर दिए। देखिए, जो नेपाल में जिस तरह की हिंसा हुई है, वास्तव में उसका सभी देशों को चिंतन करना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये नहीं जानते कि किस कारण से ये हुआ। कई लोग ये कह रहे थे कि पहले कि सोशल मीडिया बैन करने के कारण इस तरह की हिंसा हुई, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ा कारण नेताओं का जो भ्रष्टाचार था वहाँ पर, इस कदर हुआ। और उनके जो बेटे-बेटियाँ या उनके जो रिश्तेदार हैं, वो किस तरह की स्थिति में रह रहे हैं और आम आदमी की क्या कंडीशन थी और बेरोज़गारी भी वहाँ बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये एक सबक है कि भ्रष्टाचार एक हद तक लोग सहन कर सकते हैं। ये हर देश को इसके लिए सबक लेना चाहिए। और अगर जब जनता अपनी पर आ जाती है, तो फिर वो ना तो किसी राष्ट्रपति को छोड़ती है, राष्ट्रपति भवन तक जला दिया, सुप्रीम कोर्ट का भवन जला दिया उन्होंने, मंत्रियों को पीटा, प्रधानमंत्री को छुपकर भागना पड़ा। अ, इ इतनी अराजकता की स्थिति मुझे लगता है कि विश्व में पहला ऐसा देश होगा जहाँ इतनी ज़्यादा अराजकता हुई। और ये यूथ यूथ का सबसे बड़ा रोष था, युवाओं का रोष था। तो इससे हमको सबक लेना चाहिए, इंडिया को भी लेना चाहिए कि जो भ्रष्ट नेता हैं, उन लोगों को सबक लेना चाहिए कि एक हद तक तो लोग सहन करेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा होगा, तो कोई सहन नहीं करेगा। कोई सहन नहीं करेगा। खासकर इसमें 28 साल के जो युवाओं की एक टीम बनी पूरे नेपाल में देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से खरगोन में भी वीडियो उनके देखने को मिल रहे हैं, क्या कहना चाहें? निश्चित रूप से जिस तरीके से पहले बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद में श्रीलंका में हुआ, अब नेपाल में जो घटना हुई है, तो वहाँ के जो युवा हैं, सोशल मीडिया एक मेन कारण रहा। उसके बाद में जो वहाँ पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे सरकार पे, तो वहाँ की जो तानाशाही है, तानाशाही को देखते हुए वहाँ के जो 28 वर्ष से ऊपर के युवा थे, वो पूरी तरह से रोड पे आ गए हैं और उनके द्वारा अभी भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो बहुत ही गंभीर विषय है कि हर देश को चिंतन करना चाहिए कि इस तरीके से जो भ्रष्टाचार होता है, उस पे शुरू से ही कार्रवाई कर दी जाए, तो इस तरीके की घटनाएँ नहीं होगी और देश सुरक्षित रहेंगे। युवाओं को उनके अधिकार मालूम है, अब युवा दबने वाला नहीं है। युवा दबने वाला नहीं और देश छोड़ के कई नेताओं को भागना पड़ा। जिस देश का लोकतंत्र कमज़ोर होगा, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं सदैव घटती रहेगी। चूँकि नेपाल, बांग्लादेश और अभी श्रीलंका, यहाँ का लोकतंत्र बहुत कमज़ोर है, इसलिए वहाँ पर डीप स्टेट हावी हो जाता है। डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस की घटनाएं आपने सुनी होगी। वो पैसा देता है वहाँ एनजीओ के जरिए, और वहाँ के जो उत्पाती लोग हैं, पहले छोटे-मोटे स्तर पर जैसे नगर पालिका वगैरह में धुमाल मचाते हैं, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर मचाते हैं। वही नेपाल में मचा है। अभी पिछले 11 वर्षों से भारत देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। इस बीच में नेपाल में कम से कम 5 से 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि वहाँ का लोकतंत्र कितना कमज़ोर है। तो इसमें एक ही बात बोली जाएगी, यदि लोकतंत्र कमज़ोर रहेगा, सरकार कमज़ोर रहेगी और वहाँ पर अराजकता फैलेगी। इसके विरुद्ध जो भारत देश है, यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित जो संविधान है, उसमें
देख सकते हैं कि सरकारें मजबूत रहती है, कभी कोई हावी नहीं होता, अराजक तत्व जब भी हावी होते हैं तो उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। अतः सर्वप्रथम अपना जो संविधान है उसको मजबूत रखें, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और सरकारें भी मजबूत होगी। पूरा नेपाल जो है सेना के हवाले कर दिया गया, क्या सोचते हैं आप इसको पूरी घटना को लेकर? देखिए वहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसके प्रधानमंत्री मोली ने इस्तीफा दिया, क्योंकि जो वहाँ के युवाओं का आक्रोश था और उस आक्रोश को किसी भी प्रकार से दबाने में वहाँ की सरकार अक्षम थी, और सेना की सलाह पर ही उसको प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके बावजूद वहाँ पर आज थोड़ी बहुत शांति बता रहे हैं कि है। हमारे एक पत्रकार साथी भी वहाँ पर नेपाल में हैं, जो अ, उनसे भी मेरी कल नेपाल में लाइव बात हुई थी, तो वो भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो स्थिति बनी है उसमें 3-4 फैक्टर है। एक तो वहाँ का जो मेयर है, महापौर है काठमांडू के, वो एक रैपर है, मतलब जो सॉन्ग वगैरह गाते हैं और वहाँ की समस्याओं को अपने गीतों के माध्यम से उठाते हैं। तो उन्होंने युवा में एक क्रांति का आगाज़ किया था, और उनके फॉलोअर सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में, करीब 27 लाख फॉलोअर तो उनके फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब और इन पर भी लाखों की संख्या में फॉलोअर है। तो सरकार जो अभी वर्तमान मोदी सरकार जो कम्युनिस्ट सरकार थी, और ये चीन के इशारे पर पूरी चल रही थी। अभी हम देखें विश्व की राजनीति में तो चीन और यूएस का जो चल रहा है, घमासान चल रहा है, वो अंदरूनी है, और वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे देशों पर अ, उसका परिणाम देखने को मिलता है। जैसे बांग्लादेश में हमने देखा, श्रीलंका में भी हुआ। इस तख्ता पलट की घटना है। आजकल एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि जनता को जागरूक करना और उनको अपने उपयोग में लेना। तो जो मेयर था उसने भी जब वहाँ की मोदी सरकार ने इसको जब सोशल मीडिया पर बैन लगाया, तो जो उसके जितने भी फॉलोअर थे उनको एक मौका मिल गया और उसको समर्थन इन्होंने दिया। मेयर बालेन शाह करके है। और इसके बाद वहाँ पर कुछ एनजीओ भी थे जो सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे वातावरण सभी बन गया, और चंद दिनों में ही इसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। तो ऐसी घटनाएं जो होती है वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जनता का जहाँ पर जैसा जनादेश होता है वो सा काम होता है। वहाँ पर भी अब नई सरकार के गठन की तैयारियां चल रही है। क्या सोचते हैं आप? कि मेरा मानना है कि जो अभी हिंसा भड़की हुई है नेपाल में, उसमें कई ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई, जैसे सोशल मीडिया को बैन करना हो गया, रोज़गार बेरोज़गारी को लेके हो गया, मगर ख़ासकर वहाँ पे सभी वर्गों में अगर देखा जाए तो युवा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। सबसे ज़्यादा आगजनी की घटनाएँ या पथराव उसमें युवाओं को हाईलाइट किया जा रहा है। तो मेरा मानना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं खुद स्वयं एक युवा हूँ, तो युवाओं के स्तर पे अगर देखा जाए तो युवाओं की अभी सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो रोज़गार को लेके है। सबसे बड़ा जो विरोध वहाँ प्रदर्शन हो रहा है वो रोज़गार को लेके भी एक मुद्दा बनाया हुआ है, क्योंकि जो वहाँ के जो नेता मंत्री है, उनके बच्चे विदेशों में जाकर बाहर अन्य देशों में जाकर अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मगर वहाँ का जो युवा है, स्थानीय युवा है, उसको ना तो शिक्षा की कोई सुविधा है, ना ही रोज़गार की कोई सुविधा है, जिसको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि इस तरह के तनाव और इस तरह की स्थिति हमारे देश में ना बने, इसके लिए हमारी सरकार को, हमारे जो उच्च आला अधिकारी बैठे हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठा है, नेता मंत्री बैठे, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री है, तो उनको भी ऐसे हालात ना बने देश में, भारत में, उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और बेहतर स्थिति हो, उसके प्रयास करना चाहिए। ये थी खरगोन के बुद्धिजीवी वर्ग, जिनका कहना है कि नेपाल में आज जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर वहाँ के युवाओं में खास तौर पर आक्रोश देखने को मिला, और इसी के कारण जो है इसमें कई मुद्दे निकल कर आए, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, या अन्य समस्या, सोशल मीडिया को बैन करना। तो यही मुद्दों के कारण जो है वहाँ पर आज नेपाल में आग सुलगी हुई है। खरगोन से मालवा डिजिटल के लिए शशिकांत शर्मा, IBIS 24 खरगोन।